हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशंस में, जहां आपको मोटिवेशनल कोट्स, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति अगर कोई चर्चा में है, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था अगर कोई न्यूज में है, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा डिस्कस करते हैं। जो स्ट्रेटेजी के हर क्वेश्चन का आपको बताते हैं, जो आपके जनरल अवेयरनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ही। तो शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट्स के साथ, जो आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिएगा, छोटी सोच से बड़े सपने पूरे नहीं होते। कह रहा छोटी सोच से बड़े सपने पूरे नहीं होते हैं, अपनी सोच को बड़ा बनाओ और मेहनत से उसे सच करो। तो अगर आपको बड़ा बनना है या बड़े सपने पूरे करने हैं, तो छोटी सोच से जो है आप ऊपर उठिए और अपनी सोच को आप बड़ा बनाइए, तब आप बड़े सपने जो है पूरा कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे जो बड़े सपने देखते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो ध्यान नहीं देते हैं कि हमको क्या कोई कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। क्योंकि आप ये निश्चित रूप से जानिएगा, अगर आप बड़े सपने देखने के लिए काम करने लगे और बड़े सपने देखने लगे, तो आपके आसपास वाले आपसे परेशान हो जाएंगे। ये बात आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। कभी भी आप सोच के देखिएगा कि हम ये चीज ऐसे झूठे ही आप पूछ करके देखिएगा कि जो हम ये चीज बनना चाहते हैं या बड़ा ये सपना देख रहे हैं, क्या आपकी राय क्या है। तो देखिएगा, आपको हम पक्का कह रहे हैं कि आपको निगेटिव बातें वो बताएंगे कि इसका ये निगेटिव बात है, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसीलिए जो है छोटी सोच वालों से तब आपको दूर हटना होगा। और अगर आप सोच रहे हैं तो आप निश्चित रूप से उसे कर सकते हैं, बशर्ते वही कि जो छोटी सोच से आप बाहर हटिए और अपने सोच को बड़ा बना करके उस पर काम करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये आज जो है महत्वपूर्ण दिवस देखिए क्या है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जा रहा है? 17 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी ये 2019 से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, WHO द्वारा इसको मनाया जा रहा है, घोषित किया गया था 2019 में। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो स्वास्थ्य सेवाओं में रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना है और चिकित्सा संबंधित खतरों को कम करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है 2019 से मनाया जा रहा है। आपको यही बता दें कि रोगियों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना इसका जो है, और उसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका मेन उद्देश्य है। तो ये सही भी है कि रोगी, अगर आपके हॉस्पिटल में रोगी जा रहा तो उसकी सुरक्षा जो सुनिश्चित करना ये भी जरूरी है। तो इसलिए WHO ने इसे घोषित किया है। आप ये बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हम आपको बता दे रहे हैं कि जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये भी आप बता दे रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और किस स्थान पे है, आप ये बताइए। अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण दिवस में ही आज जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हैदराबाद जो है भारत का एक जो है स्वतंत्र क्षेत्र कह लीजिए बना था। ये मुक्ति हुआ था, तो कब हुआ था? 17 सितंबर को हुआ था 1948 को। तो इसी के याद में जो है, जो 17 सितंबर को हर वर्ष जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के लिए घोषणा किया गया था, अभी जल्दी ही। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी किया है। तो ये 15 अगस्त 1947 को जब अधिसूचना में जारी किया, उसमें कहा है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत की आजादी के बाद 13 महीने तक हैदराबाद को आजादी नहीं मिली थी और वह निजामों के शासन में था, यानी निजामों के अंडर में रह रहा था। लेकिन भारत सरकार के सूझबूझ के द्वारा, या कह लीजिए कि भारत के गृह मंत्री थे जो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके सूझबूझ के द्वारा जो ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस कार्रवाई द्वारा, ये ऑपरेशन पोलो के माध्यम से पुलिस कार्रवाई ने 17 सितंबर 1948 को यह क्षेत्र निजाम के शासन से मुक्त हो गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कह लीजिएगा कि आप ये जानिएगा 550 से प्लस जो है रियासतें, उनको जो है स्वतंत्र कराने में देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। उनके सूझबूझ का बहुत बड़ा प्रतीक है कि जो उन्होंने इसको आजाद कराया था इन रियासतों को। तो ऑपरेशन पोलो उन्हीं का ही जो है, ये कह लीजिए दिमाग की उपज थी कि उन्होंने हैदराबाद को इस पुलिस कार्रवाई द्वारा आजाद कराया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब मनाया जाता है? सॉरी, यहाँ 17 सितंबर है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती से 13 लिखा गया है, तो ये 17 सितंबर है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन किया? तो ये पहली बार ऐसा है, ये जो चौथा हो रहा है वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन, तो ये पहली बार भारत से बाहर, दिल्ली से बाहर हो रहा, सॉरी,
तो आउट ऑफ दिल्ली हो रहा है ये, तो कहाँ हो रहा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तक सिर्फ दिल्ली में होता था। तो ये गुजरात, गांधीनगर, सूरत, मुंबई, चेन्नई। सही उत्तर आपका रहेगा गांधीनगर। गिफ्ट सिटी जिसे कहते हैं गुजरात का, इसे जो है गिफ्ट सिटी कहा जाता है। तो यहाँ अब की बार इसका आयोजन हो रहा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका डिटेलिंग देख लीजिएगा। पहले री इन्वेस्ट का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इसे कह रहे हैं ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के जो है इन्वेस्टर हैं, उनको निवेशक हैं, उनको आकर्षित करने के लिए मीटिंग हो रहा है और एक्सपो। तो गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में ये हो रहा है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ हो रहा, तो ये महात्मा मंदिर में हो रहा है। और ये 3 दिन 16 से लेकर 18 सितंबर तक ये इसका आयोजन हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका आयोजन पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा है, तो ये भी आपको हम बता ही दिए। और इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसको मनाया जा रहा है या आयोजित किया जा रहा है, तो भारत के 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करना है। तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि जब भारत का जो लक्ष्य है कि 500 गीगावाट जो है गैर जीवाश्म ईंधन से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करेंगे 2030 तक, तो उसको एक नई दिशा देने के लिए, उस जो उपलब्धि को पूरा करने के लिए, निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित हो रहा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये आप ये भी ध्यान रखिएगा, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से ईंधन से ऊष्मा कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो 2030 तक ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। अगला देखिएगा क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है, तो विकल्प में है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो है पीयूष गोयल के अंडर में काम करता है, आप सब जानते होंगे। तो पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया है, पीयूष गोयल। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जो है भास्कर जो है उसका उगता हुआ सूरज नाम से लॉन्च किया गया है, कि जितने भी स्टार्टअप हैं वो उगते हुए सूरज हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम हो रहा है, उसी के दौरान इसको लॉन्च किया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चक्रवाती तूफान बेम्बिका ने किस देश को प्रभावित किया है, तो किस देश को प्रभावित किया है, विकल्प में फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, मालदीव। तो किस बेम्बिका नामक चक्रवात अभी हाल ही में जो है प्रभावित किया, तो किस देश को प्रभावित किया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलीपींस को ये प्रभावित किया है। ये अभी जो तूफान, यहाँ चक्रवाती तूफान को जो है टाइफू कहा जाता है, तो आप सब जानते होंगे। तो यहाँ इसको किसको प्रभावित किया है, तो फिलीपींस को। और ये जापान तक भी बढ़ने का संभावना है, तो जो है काफी बड़े स्तर पे जो है यहाँ प्रभावित कर रहा है। तो किस देश को, फिलीपींस को प्रभावित कर रहा है। ये मैप में है फिलीपींस, देखिएगा यहाँ फिलीपींस है, ये पूरा इसके कई सारे देश, कई सारे द्वीप हैं। तो फिलीपींस का लोकेशन यहाँ है और यहाँ ऊपर जापान है, तो इसको जो है प्रभावित करेगा ये। अभी तक यही मतलब न्यूज में यही आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस देश को जो है प्रभावित किया, तो फिलीपींस को। कौन सा नाम है इसका चक्रवात का, तो बेम्बिका नाम है, यानी जो है यहाँ टाइफून भी कहते हैं। तो ये टाइफून जो है आपका देखिएगा कहाँ कहाँ नाम इसका चक्रवात का विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम होता है। जैसे आप देखेंगे चीन और जो है जापान वाले क्षेत्र में इसे टाइफून कहा जाता है, वही फिलीपींस वाले टाइफू कहा जाता है। और भारत के यानी हिंद महासागर के आसपास क्षेत्र में इसे जो है साइक्लोन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास देखेंगे तो यहाँ बिली बिली कहा जाता है। ये पूछा है, कई एग्जाम में पूछा है कि कहाँ कहाँ इस क्षेत्र में क्या क्या कहा जाता है। और जो अमेरिका देखेंगे, अमेरिका के यानी अमेरिका के आसपास वाले क्षेत्रों में तो इसे हरिकेन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है देखिएगा, हाल ही में किस देश ने 90% से अधिक जनसंख्या मुस्लिम होने के बाद भी हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर किसी देश में मुस्लिम आबादी 90% से भी अधिक है, तो उस देश में अगर हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो काफी न्यूज का विषय है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। विकल्प में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। सही उत्तर आपका रहेगा ताजिकिस्तान जो है, ऐसा जो है हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये आपका ताजिकिस्तान है, लोकेशन है, यहाँ देख लीजिएगा। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशांबे। तो ये ताजिकिस्तान ने ऐसा किया, भारत के ऊपर है लेकिन भारत से सीमा नहीं साझा करता, आप सब जानते होंगे। यहाँ जो अफगानिस्तान और इस्लामाबाद बीच में है,
तो ये इसके जो है इतने जो ये 4-5 देश हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जा सकता नहीं। यहाँ की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की देखिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी जो है नूर सुल्तान है। और उसके बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। और इसका तजाकिस्तान का आपको बता दिए, ये दुशांबे है। तो ये जो है 4-5 देश है, यहाँ से कई बार, एक बार नहीं कईयों बार राजधानी के बारे में पूछा गया है। तो ये देखिएगा कैस्पियन सागर से जो है, कैस्पियन सागर से इससे 2 देश टच कर रहे हैं या सीमा साझा कर रहे हैं, एक कजाकिस्तान और एक तुर्कमेनिस्तान। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पूछा है कैस्पियन सागर से यानी सेंट्रल एशिया वाले जो देश हैं उसमें कौन सा जो है कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कजाकिस्तान और जो है तुर्कमेनिस्तान सीमा साझा करता है। आप इसमें से कमेंट करके ये बताइएगा कि SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का कौन सा देश जो इसमें मेंबर है या नहीं है। अगला देखिएगा, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो विकल्प में है यमन, इजराइल, फिलिस्तीन, ओमान। तो सही उत्तर आपका रहेगा इजराइल। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इजराइल ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है। तो क्यों शुरू किया है? इजराइल ने जो है हूतियों के मिसाइल हमले के बाद ऑपरेशन यमन की शुरुआत की है। तो आपको ऑपरेशन यमन लग रहा है देखने में, तो यमन नामक देश ये नहीं किया है। ये हूती जो है वहां मिसाइल हमला किए थे इजराइल पर, तो उसके जवाब में जो है कह लीजिए इजराइल ने इसे लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन यमन कौन किया है? इजराइल किया है। ये इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा जो आप जान ही रहे हैं कितना जो है विवादित है और कितना जो संघर्ष कर रहे हैं दोनों लोग। तो ये इजराइल है, देखिएगा ये इसका क्षेत्र है इजराइल, और यहाँ जो है वेस्ट बैंक ये है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका लोकेशन देखा करिएगा। कोई भी क्षेत्र अगर न्यूज में है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, तो उसकी जो है सीमा इसको साझा करता है। इसकी राजधानी जेरूसलम है, लेकिन जो है कोई कोई जो है जेरूसलम नहीं मानता है, जैसे अमेरिका जैसे देश। तो ये जो है यहाँ कुछ दूसरा मानते हैं। अगला देखिएगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? तो जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं ये सब जानते होंगे। तो कहां पर संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? विकल्प में मुंबई, दिल्ली, जोधपुर, गोरखपुर। तो सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई, आर्थिक राजधानी देश की मुंबई। तो वहां पर इन्होंने संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है ऐसे सब जो है चीज कई बार बहुत कम होते हैं। तो संविधान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो आप सब जानते होंगे सालसेट द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 के फाइनल में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो विकल्प में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही उत्तर आपका रहेगा दूसरा। ये देखिएगा, नीरज चोपड़ा ने जो है 87.86 मीटर का थ्रो यानी भाला फेंका था, जो दूसरे स्थान पे इन्होंने स्थान हासिल किया था। पहले स्थान पे देखेंगे तो ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स हैं, जो 87.87 मीटर जो है भाला फेंके थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इन्होंने इतना मीटर, एक मतलब 1 सेंटीमीटर ज्यादा भाला फेंक करके जो है पहला स्थान हासिल किया। वहीं दूसरे स्थान पे कौन रहे? तो नीरज चोपड़ा रहे। जो नीरज चोपड़ा यही एंडरसन पीटर्स हैं, जो पेरिस ओलंपिक अभी हो रहा था तो उसमें इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया था। जापान के जो पाकिस्तान के जो है पहला, वही भारत दूसरा, और ये जो है एंडरसन पीटर्स ये तीसरा स्थान हासिल किए हैं। और ये देखिएगा, इससे जो है खेल में यानी पुरुष डायमंड लीग में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये है देखिए ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, और ये है नीरज चोपड़ा भारत के। इनके जो है भारत जब टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत यानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, तो उसी के याद में कब जो है पिछले महीने में ये यानी भाला फेंक दिवस मनाया जाता। तो ये आपको बताया गया था कई बार, आप कमेंट करके बताइएगा। हालांकि आप जो है समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, हम लिख दिए पिछला महीना 7 अगस्त को।
अगला देखिएगा, 8वां भारत जल सप्ताह कब से कब मनाया जा रहा है? तो विकल्प है 17 से 21 सितंबर, 12 से 16 सितंबर, 10 से 15 सितंबर, 25 से 30 सितंबर। तो कब मनाया जा रहा है? सही उत्तर आपका रहेगा 17 से 21 सितंबर। इसको जो है जल शक्ति मंत्रालय मना रहा है, जल शक्ति मंत्रालय। तो 17 से 21 सितंबर 2024 को जो है जल शक्ति मंत्रालय ने आठवीं भारत जल सप्ताह का आयोजन कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये अब की बार 8वीं बार में मनाया जा रहा है। इसका विषय इस वर्ष का है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। तो ये जो 2012 से 2012 के आसपास से मनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, अब की बार 8वीं कब से मनाया जा रहा है? 5 दिवसीय, 17 से लेकर के 21 सितंबर तक। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से क्यों भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? तो क्यों शुरू किया है? विकल्प देखिएगा, यागी चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के उत्थान के लिए, जम्मू कश्मीर में शांति से चुनाव संपन्न कराने के लिए। तो क्यों जो है ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार ने कल लॉन्च किया है? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो यागी चक्रवात है उससे प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ये भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया। तो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देखिएगा, ये अभी हाल ही में जो आपको बताए हुए थे, यागी चक्रवात जो है चीन के दक्षिणी क्षेत्रों में आया था। तो उसके वजह से भारत ने म्यांमार, लाओस, वियतनाम को एक बड़े तूफान यागी के जो है प्रभाव से निपटने में मदद के लिए रविवार को सद्भाव अभियान के तहत जो है जरूरी राहत सामग्री भेजी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार ने क्यों चलाया है? तो जो यागी चक्रवात है उससे प्रभावित जितने देश हैं आसपास के, तो वहां राहत सामग्री भारत सरकार ने भेजा है। इसकी वजह से ऑपरेशन सद्भाव के तहत भेजा है। तो तूफान जो यागी था उसके कारण इन देशों में विभिन्न हिस्से भयंकर बाढ़ की चपेट में है। और यागी चक्रवात के तो यानी तूफान के कारण चलने वाली हवाओं की तीव्रता बहुत तेज थी। तो इसके कारण से जो है काफी नुकसान हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप यागी चक्रवात भी पूछा जा सकता है, और ये ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा इसको चलाया जा रहा, तो इसके लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक है यानी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो विकल्प है दलजीत सिंह चौधरी, अमृत मोहन प्रसाद, हरविंदर सिंह, महेश भट्ट। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये है दूसरे नंबर के विकल्प, ये दूसरा सही रहेगा, अमृत मोहन प्रसाद। तो अमृत मोहन प्रसाद को जो है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है अभी ये जो है अभी वर्तमान समय में सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक भी हैं। तो इनको जो है अभी इसका भी चार्ज दिया गया है। तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक भी नहीं बनाया गया है। इनका कार्यकाल देखेंगे तो 31 अगस्त 2025 तक रहेगा, 31 अगस्त 2025 तक। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। तो ये जो है सशस्त्र सीमा बल के बारे में जानिएगा। सशस्त्र सीमा बल, तो सशस्त्र सीमा बल की स्थापना देखेंगे तो 1963 में हुआ था। हम सब जानते होंगे 1962 में भारत और चीन, इंडिया चीन के बीच में युद्ध हुआ था। तो उसके बाद में जो है स्थिति को, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और बड़े स्तर पे जो है सुरक्षा जो है उसमें कह लीजिए सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1963 में सशस्त्र सीमा बल का स्थापना किया गया था। और ये जो है कहाँ कहाँ ये काम करता है? तो ये भूटान और नेपाल के बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल काम करता है, भूटान और नेपाल। तो ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि सशस्त्र सीमा बल कहाँ कहाँ काम करता है। तो नेपाल और भूटान की सीमा ये देखता है। अगला देखिएगा, लगातार छठे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? विकल्प में कोल इंडिया लिमिटेड को, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। तो सही उत्तर आपका बी रहेगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये लगातार देखिए क्या कहा, छठी बार इस तरह से राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार मिला है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, लगातार किसी संस्था को छठी बार मिल रहा है। तो ये विशाखापत्तनम में स्थित इसका जो है मुख्यालय है उसको दिया गया है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। सॉरी, ये देखिएगा हम आपको दूसरा बता दिए। तो ये जो है यहाँ है, सी है इसका विकल्प, ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है,
ना कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये गलत है। ये तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जो है इसका विशाखापट्टनम में मुख्यालय है, इसी का है मुख्यालय। तो ये देखिएगा, ये पुरस्कार जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने जो है लगातार 8वीं बार उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है, और ये आपको बता दिया ऊर्जा लेटर पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है। तो क्या है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो ये चीज आपको याद रखना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, एक इसी बहाना आप याद कर लीजिएगा कि हम गलती से इसको ये बता दिए थे विकल्प। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर सेशन पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कई सारे नई जानकारी आपको मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा आज वीडियो लेट हो रहा है, क्योंकि आज हम दूसरा बार इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो एक बार रिकॉर्ड करने की वजह से लगभग आधा रिकॉर्डिंग से ज्यादा हो गया था, तो वीडियो जो है पूरा हो नहीं पाया था। तो इसीलिए इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा था, कुछ टेक्निकल इशू था, उसको सॉल्व करने के बाद। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।